दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है तल्ला देश का मैन ईटर। दोस्तों, मैंने बताया था कहानी थोड़ा लंबी है, कई पार्ट्स में जाएगी। धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछली कहानी में मैंने आपको पिछले हिस्से में मैंने छोड़ा था कि कॉर्बेट साहब ने जो है दो आ, बाघ मार दिए थे और तीसरा बाघ जो मेन आदमखोर जो मेन थी वो गोली मार दी थी लेकिन बच गई थी। तो उसके आगे की कहानी दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। दीदी बहनियों नानतीनों भूला दाजू और नान भूला सब ठीक है तुम लोग? बस सब मज में रहा, सब खुशी रहा। हाँ, अब 5 गोली खत्म हो गई, आदमखोर बच गया। याद है 5 गोली मैंने आपको बताई थी। तो जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मेरे जो शिकारी भाई और जो शिकारी जमात है मेरी, वो बोलेगी कि यार आप 275 बोर की राइफल और 5 कारतूस लेके क्यों गए जब आप बाघ मारने के लिए गए थे? तो मेरा उनको जवाब ये है कि ये वही राइफल है जिससे मैं पिछले 20 सालों से शिकार कर रहा हूँ, जो 300 मीटर तक की रेंज में बड़े आसानी से और बहुत बढ़िया निशाना लेती है। अचूक निशाना है इसका 300 गज तक। और कर्नल बाबर जो इनके एक अच्छे मित्रों में थे और वो भी एक अच्छे शिकारी हुआ करते थे, उन्होंने भी इनको सलाह दी थी कि आप जो है हमेशा जब भी शिकार में जाए तो हल्की गन लें और जितना कम गोली चलानी पड़े उतनी कम गोली चलाएं। तो अब दूसरी बात आती है 5 कारतूस क्यों ले गए थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये उस टाइम जब निकले थे सुबह, बाघ को मारने के लिए नहीं निकले थे। ये उस गांव को ढूंढने के लिए निकले थे जिस गांव में उस बच्चे को मारा गया था। इत्तेफाक से ये तल्लाकोट पहुंच गए थे और यहाँ पे एक औरत का शिकार हो गया था, तो ये यहाँ पे रुक गए थे। अगर ये प्रॉपर तरीके से इनको अगर शिकार वो करना होता तो ये शिकार की जगह पे भैंस को बांधते शिकार के लिए और मचान बनाते, एक प्रॉपर नेटवर्क में चलते, एक प्रॉपर चैनल में चलते और उसके बाद में जाके नरवक्षी का शिकार करते। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि प्री प्लान्ड नहीं था, ये सब ऑल इन सडन हुआ था। और वैसे भी 5 गोलियों ने काम तो सिद्ध कर दिया था इनका। वो तो इन्होंने एक गलती जो है, एक गोली जो है वो नक्शेबाजी में जो गिरते हुए बाघ के ऊपर चला दी थी। नक्शेबाजी कहलाएगी ना, रंगबाजी। अगर वो गोली बर्बाद नहीं करी होती तो इन्होंने शर्तिया बाघ को मार दिया होता। खैर, ये उसके बाद उन दोनों बाघों को लेकर के इनके आदमी और गांव वाले इनके तंबू के पास ले आए। अगले दिन सुबह इन लोगों ने आदमियों को बोला कि भाई इनकी जो है बाघों की खाल उतारो। तो बाघों का खाल उतारी गई। खाल उतार करके उनको खींच करके खूंटियों से उनको टांगा गया और उसके बाद 6 इंच की कीलों से ठोक करके उनको पूरी को फैला दिया गया जिससे कि वो सिकुड़ ना जाए। तो खाल को यही तरीका होता है मेंटेन करने का, फैला करके उसको कीलों से वो कर दिया जाता है कुछ दिनों तक। फिर तेल भी लगाया जाता है उस पर जिससे कि वो सिकुड़े ना और वो एक प्रॉपर खाल एक प्रॉपर मेंटेन रहे। और उसी टाइम में जो है करीब 100-150 गिद्धों ने इनके टेंट के आसपास अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि वो सब गिद्ध आ गए थे वही कि मांस मिलेगा यहाँ पे, ये सोच के ये गिद्धों को देखा इन्होंने। फिर इनका जो एक क्वेश्चन था कि वो औरत के कपड़े कहाँ गए भैया आखिर, तो उसका जवाब भी मिल गया। वो बाघ जो है वो कपड़े जो थे वो खून से सन गए थे, तो और जो है बाघ जो है उनको छोटे छोटे टुकड़े करके खा गए थे। खून से लिपटे हुए कपड़ों को खा गए थे जो बॉडी से निकल रहे थे और जिन कपड़ों को गिद्ध लेकर के उड़ रहे थे, बांध से समझ के गिद्ध भी उनको लेकर के उड़ रहे थे। अब इसके आगे क्या करें, आधा दिन लगभग हो गया था इन सब कार्रवाई में। तो गांव वाले सब वही जमा हो गए थे, सब देख रहे थे कि क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब देखा जा रहा था। तो इन्होंने गांव वालों से बोला भाई एक काम करते हैं, अब जो है एक एक हांका लगाते हैं, मतलब एक बीट ऑर्गेनाइज करते हैं जो जैसे मुक्तेश्वर वाले में भी करी थी इन्होंने।
और गांव वाले तैयार हो गए, ठीक है साहब, हमें तो बस मुक्ति चाहिए इस बाग से, जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को जो है बोला कि तुम लोग जो है वो जो घोड़े की काठी वाली जो एरिया था, बोला तुम वहां चले जाओ और वहां से पहाड़ी पे ऊपर ही ऊपर चलना शुरू करना, और मैं यहाँ नीचे के रास्ते से, जिस रास्ते से ये पहले गए थे डूंगर सिंह के साथ, मवेशियों वाला जो रास्ता था, मैं उस रास्ते से आऊँगा। वो उधर से चले, ये इधर से चले। ये उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे इन्होंने खून वगैरह देखा था, और वहाँ पे एक छोटे घर के बराबर एक बड़ी चट्टान थी। ये उस चट्टान में चढ़ गए और उस चट्टान से इन्होंने देखा तो वो जो घोड़े की काठी की जैसी जो पहाड़ी थी, वहाँ पे गांव के लोग खड़े थे और इनके इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने अपना हैट उतारा और हैट उतार करके उनको इशारा किया, चलो शुरू हो जाओ। तो वो तालियां बजाते हुए, नगाड़े ढोल वगैरह पीटते हुए और थालियां पीटते हुए, आवाज़ करते हुए, तालियां भी बज रही है, ढोल भी बज रहा है, सब करते हुए, आवाज़ करते हुए वो पहाड़ के ऊपर ही ऊपर चलने लगे। और ऊपर से उन्होंने पत्थरों को भी लुढ़काना शुरू कर दिया, पत्थर मारने, पत्थर लुढ़काना शुरू कर दिया, और हकारा करते हुए वो बढ़ने लगे। तो जब हकारा चालू हुआ तो अंदर से एक घुरड़ और कुछ कलीज फिजेंट ये तो निकले बाहर, और इसके अलावा कुछ और वहाँ से निकला ही नहीं। यानी कि वहाँ वो निर्बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर तक तो ये देखते रहे उनको, उनके हंकारे को, और ये तैयार रहे कि क्या पता घायल है, थोड़ी देर में निकल आए। लेकिन जब देखा कि कोई रिजल्ट ज़ीरो है, कुछ एक परिंदा तक नहीं उड़ रहा है वहाँ से, तो ये समझ गए कि अब इस जगह पे कुछ नहीं है। इन्होंने इशारा करके उनको रुकने के लिए बोला, गांव वाले रुक गए, और फिर वही इशारे से उनको बोला कि अब तुम लोग अपने गांव चले जाओ। गांव वाले अपना चले गए गांव की तरफ। अब ये सोचा इन्होंने कि यार वैसे तो बेकार है, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। इन्होंने जंगल के अंदर घुस के वहाँ पे ढूंढना शुरू किया बाघ को, जो एक निरर्थक मतलब प्रयास था, जिसकी कोई वो थी नहीं, क्योंकि वहाँ था तो कुछ नहीं। खैर इन्होंने थोड़ा झाड़ियों में शिकार विकार अपना ढूंढना चालू किया। फिर ये उस जगह का निरीक्षण करने लगे जहाँ पे खून गिरा था उस बाघ का। तो वहाँ पे जाके इनको उस खून को देख करके ये आभास हुआ कि अरे यार, ये जो बाघ है, इसके जो गोली लगी है, ये तो खाली ऊपरी सतह को पार करके गई है, इसको कोई अंदरूनी चोट है ही नहीं। ये इनको देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा, उसके बाद इनके दिमाग में प्रश्न आया कि यार, जब इसकी खाली स्किन को ऐसे करके गोली बाह्य त्वचा से निकली है, लगी है, तो फिर ये मूर्छित कैसे हो गई, बेहोश, ये मतलब गिरी कैसे, इतनी लड़खड़ा करके गिरी क्यों? और उसके बाद 15 मिनट तक पेड़ में लटकी रही, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी पड़ी हो, बाघ की एक डेड बॉडी पेड़ में लटकी पड़ी है दोनों तरफ, और उसके बाद सरकते हुए गिरी। और उसके बाद में मतलब ये इनके समझ में नहीं आता कि ये ऐसा हुआ क्या, कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। ये बात इनको बाद में, जब इन्होंने शिकार कर लिया, उस बाघ की बॉडी को देखा, तब इनको पता चला कि जो बुलेट थी, वो जो निकली, उसका जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है, वो बाघ के कंधे से घुसा था। अच्छा, कंधे में यहाँ पे ना ये दो है ना, इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एक तो ये कप होता है जिसमें ये बॉल फंसी रहती है, ये मतलब जिससे कि हमारा हाथ ये कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे आके लगी थी। तो यहाँ पे आके लग के धंस गई थी, अंदर हड्डी के अंदर धंस गई थी, जो उससे जिससे उसको बहुत तकलीफ हुई थी। अब आप में से कभी किसी का हाथ डिस्मेंटल हुआ होगा, या जिसको हम लोग कहते हैं कंधा उतरना, कैसा भयानक दर्द होता है। तो वो तो जब हड्डी उतरने में, डिस्मेंटल होने में इतना दर्द होता है, सोचिए जिसके एक बुलेट धंसी है, उस बाघ की क्या हालत हुई थी। तो उसको क्या हुआ था, मूर्छा आ गई थी, वो दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बेहोश होकर गिरी थी। खैर ये वहाँ से जो है लौट के उस धार पे आ गए, और उस धार पे पहुँचे तो एक जो बाईं तरफ का जो एरिया था, उस तरफ को एक घास का मैदान था, हरे रंग की घास का मैदान था, और जिसके ऊपर की तरफ को तो झाड़ियाँ थी, और दूसरी तरफ जो है झाड़ियाँ और जंगल था बाईं तरफ को।
अ, और जहाँ पे जंगल और झाड़ियाँ थी उसी के दाहिनी तरफ ये वही जगह थी जहाँ पे डूंगर सिंह की माँ को बाघ ने मार दिया था, खा लिया था। तो ये उस जगह पे आ गए थे। अब इसके बाद में इन्होंने ये वहाँ पे बैठे, नहीं तो हाँ बैठे, बैठने के बाद इन्होंने सिगरेट जलाई। सिगरेट जला करके ये पिछली सब घटनाओं को सोचने लगे। इनके दिमाग में क्या आया, जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पहली चीज़ कि जब शेरनी को गोली लगी तो वो दर्द को सहन नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिरी, पेड़ में अटकी। 15 मिनट तक वो पेड़ में अटकी रही और उसके बाद वहाँ से सरकते हुए गिरी। जब नीचे को गिरी तो वो झाड़ियों से और जो हरी घास थी और झाड़ियाँ थी उनसे फंसते 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 लास्ट में नीचे जाके गिरी, जहाँ पे एक हरा मैदान था। और जब वो गिरी तो उसे कुछ होश आया। होश आया लेकिन पूर्ण होश नहीं, एक वो नहीं अर्ध मूर्छा, मतलब थोड़ा सा होश है थोड़ा सा मूर्छा है, ऐसी पोजीशन में वो उठी और अपनी नाक की सीध में उसने चलना शुरू कर दिया। अब जब दोस्तों चलना शुरू किया तो उसके कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, क्योंकि वो आधी तो बेहोश थी और आधी होश में थी। तो वो नाक की सीध में चलती गई, पहाड़ी आ गई और उसने जो है वो पहाड़ी में चढ़ना शुरू कर दिया। वही बेहोशी की हालत में जब जिम कॉर्बेट साहब ने गोली मारी थी, तो उसी पोजीशन में वो कहीं पर रुकते रुकते और दर्द से वो करते वो धीरे धीरे करके अपना चलती चली गई थी पहाड़ी के ऊपर। और अब प्रश्न ये उठता था कि यार ये कितना दूर जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है ऐसी हालत में, जिससे कि इसका इतना खून गिर रहा है और इतना वो हो रहा है, मतलब इतनी घायल है, ये कहाँ तक और कितनी दूर तक जाती है और जा सकती है, और जिसका इसे दिशा का इसे खुद ज्ञात नहीं है। इसे भी ये भी तो नहीं पता था कि ये खुद किस दिशा में जा रही है, बस चलती चली जा रही थी। अच्छा, ऐसी पोजीशन जब बाघिन की है तो उसके लिए जो है पहाड़ पे नीचे उतरना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारा जोर जो है अगले पंजों में आना है जब उतरेगी नीचे को। और जब ऊपर को चढ़ेगी तो उसके पिछले टांगों में बॉडी का वजन जाएगा, तो अगला हाथ थोड़ा हल्का रहेगा, तो इसको ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। और तो ये इसके लिए क्या करेगी, सबसे पहले कोई एक सेफ साइड देखेगी, कोई एक आड़ ढूंढेगी जहाँ पे ये आराम से बैठ सके, अपने गाँव को सहला सके, समझ सके पोजीशन को अपना क्या कहना चाहिए यार, अपनी चोट से उभरने के लिए कुछ करेगी। और इसकी ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको नीचे उतरना मुश्किल है, ऊपर चढ़ना इसके लिए आसान है। अच्छा, उसी जहाँ पे थे उसी चोटी से लगा हुआ एक रास्ता था जिसपे जानवरों का और मवेशियों का जाने का वो रास्ता था, और उस पर कई जानवरों के मवेशियों के पाँव के निशान भी थे, और रास्ते के बाईं ओर घास की एक ढलान थी। और जो दाहिनी तरफ का एरिया था वो जो स्लेट होती हैं उसकी का मलबा था, कह लीजिए छोटे छोटे पत्थर जैसे स्लेट्स के जो थे छोटे छोटे मलबों का ढेर नीचे तक था। एक नीचे काफ़ी नीचे तक था खाई में, और उसके नीचे एक घाटी थी। तो इस तरह का था और वो एरिया बड़ा सकरा था। सिगरेट पीने के बाद ये उस रास्ते में चले जिसमें इनको वो पदचिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें लंगूर के से ये अपने घुरड़ के, सिराव के, सांभर के और शाही के, इसके अलावा एक और नर बाघ के पदचिन्ह थे। ये उसी की तरफ चलने लगे, लेकिन ये बड़े निराश हो रहे थे क्योंकि इनको जो पदचिन्ह चाहिए थे, यानी उस बाघिन के, उस नरभक्षी के, वो इनको नहीं मिल रहे थे। तो ये इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे कि अगर मान लो मैं इस दिशा में जा तो रहा हूँ, और अगर ये बाघिन इस दिशा में नहीं गई है, किसी और दिशा में चले गई है, तो फिर उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक तो टेरिटरी इतनी बड़ी है और इतने बड़े जंगल में वो कब कहाँ शिकार करेगी कुछ नहीं पता, और उसका घाव ऐसा है कि वो क्या करेगी, उसके मतलब उसके बारे में कुछ सर्टेन था ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते थे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो इसलिए इनकी बड़ी चिंता हो रही थी। खैर करीब ये 1 मील करीब ये उस रास्ते में आगे बढ़े, ये चलते रहे उसी रास्ते में। तो थोड़ा आगे बढ़े तो 1 मील के चलने के बाद में अचानक से 2 घुरड़
बड़ी तेजी से घबराए हुए नीचे घास के मैदान की तरफ दौड़े। अब ये उस स्थान में पहुंचे तो वहां पे इन्होंने जो है बाघ के पांव के निशान, उसी बाघिन के, और सूखे हुए खून के धब्बे कुछ वहां पे देखे। तो अब ये सही जगह पे आ गए थे। बाघिन ने क्या किया था, वहां पे आराम करके उसने पहाड़ के पैरेलल चढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब ये बात क्लियर हो गई थी, शेरनी जब कल शाम वहां से चली थी नीचे से, तो वो यहाँ पे आके उसने आराम किया था। और यहाँ पे जब वो थोड़ा सा सही हो गई तो उसने पहाड़ के पैरेलल चलना शुरू कर दिया। अब वो ना ऊपर की तरफ जा रही थी ना नीचे की तरफ, और सीधे चलते चलते वो उस रास्ते में आ गई जिस रास्ते में ये पद चिन्ह थे, जिसमें जो रास्ता इधर से आ रहा था, जिसमें पहले कॉर्बेट साहब भी आ रहे थे, उस रास्ते में वो जाके मिल गया। पगडंडी वो उस रास्ते में जाके मिल गई। अब जब ये वहाँ उस बाघ के पाँव का पीछा करते करते जा रहे थे तो खून कई जगह पे नहीं दिख रहा था। तो ये कह रहे थे कि कई बार खून जो है ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है, खून कई बार नहीं निकल रहा होता है बॉडी से, थक्का जम जाता है, खून जम जाता है तो निकलना बंद हो जाता है। तो ये पाँव के निशान देखने के लिए, पाँव के निशान देखते हुए चल रहे थे। और साथ ही बताते हैं कि किसी जानवर को ढूंढने का जो सबसे सही तरीका है, पहले तो उसके खून के निशान कहाँ की तरफ जा रहे हैं वो है। अगर खून के निशान नहीं दिख रहे हैं तो उसके पदचिन्ह किस तरफ जा रहे हैं। अब क्योंकि बाघ के तो बड़ा सॉफ्ट होता है ना नीचे का, तो उसके निशान उसी तरह से बनते हैं, लेकिन भारी होता है। तीसरा, वो किस घास के ऊपर से गया है, वो घास उतने एरिया की दब जाती है, फिर धीरे धीरे उठ रही है। मतलब ये सब, और ये अनुभव की बात है जो एक प्रॉपर एक शिकारी को जिस चीज़ का अनुभव होता है वो उनको था। तो उनको आसानी से बाघ मिल गया था जो इनसे आगे आगे चल के जा रहा था। अब आधा मील ये उसके पीछे पीछे और चले तो वहाँ पे फिर वो स्लेट के जो पत्थरों का जो मलबा था उस जगह पे आ गए, जो थोड़ा सकरा सा हो गया था, उस जगह पे आ गए। यहाँ पे बाघिन ने क्या सोचा कि वो इस मलबे से नीचे उतर के इस एरिया को पार करे और सामने के जंगलों में कहीं चले जाए। तो उससे जैसी उतरने की कोशिश करी उसमें, तो वो मुंह के बल फिसलने लगी, क्योंकि वो तो पत्थर चट्टान, मतलब क्या कहना चाहिए, कंकर पत्थर और वो स्लेट्स वगैरह की मलबा था जो खाली टिका हुआ था। ये मेरे साथ ही हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं रोल कर रहा था तो मैंने भी कोशिश करी थी कोई चीज़ पकड़ूं, मैं अपने आप को रोकूं रोल नदी में जाने से पहले, लेकिन मैं जिस चीज़ में हाथ रखूं वो चीज़ मेरे साथ नीचे को आ रही थी, क्योंकि वो भी चट्टाने थी, पत्थर थे वो भी। कोई पत्थर पकड़ूं वो भी मेरे साथ साथ नीचे को आए, तो मैंने फाइनली छोड़ दिया था। और इसी तरह से उस बाघ का भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ यही हुआ था। वो कोशिश कर रही थी अपने आप को रोकने की, नहीं रुका गया, वो एकदम से मुड़ी, उल्टी हो गई, यानी कि सर उसने ऊपर की तरफ कर दिया और अब फिसल रही थी और अपने पंजे से रोकने की अपने आप को कोशिश कर रही थी कि मैं ना रुकूं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने भी उसी तरह से उतरने की कोशिश करने की सोची कि मैं भी यहाँ से उतरूं। तो वो कहते हैं कि हालांकि एक घुड़ड़ की तरह से मैं भी अपने पाँव को किसी भी अच्छी चट्टान में टिका लेता हूँ बहुत आराम से, लेकिन मेरे से भी उस चट्टान पे नहीं चला जा रहा था, मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी, मैं भी लौट के आ गया। अब क्या है कि मैं नीचे जाने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता लिया और आगे जा कर के एक जगह से टर्न लेकर के थोड़ा सा घूम करके मैं वहाँ से नीचे आया। तो जब नीचे आया तो मेरे सामने एक 30 गज का एक रेतीला मैदान था। तो मेरे को वहाँ पे एक चीज़ दिखाई पड़ी जिसका नीचे का हिस्सा सफ़ेद सा मुझे दिखाई पड़ रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो ये बाघिन गई। और जब मैंने नज़दीक जाके देखा तो मेरी आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि वो एक सिराव था। जो हुआ क्या था कि जब बाघिन ऊपर से फिसल रही थी तो वहाँ पे कहीं पे एक सिराव भी बैठा हुआ था। एकदम से बाघ को देख करके वो हड़बड़ा करके उठा और उछला होगा, लेकिन क्योंकि वो आइडिया नहीं आई थी हड़बड़ाहट में, वो नीचे खाई में गिर गया। खाई में गिरा तो सर के बल गिरा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो मर गया। अब बाघिन गिरी एक रेत के ढेर के ऊपर, उसको चोट आई क्योंकि रेत के ढेर के ऊपर गिरी, उसका घाव थोड़ा खुल गया और जो घाव था वो फैल गया। वो वहाँ पे उसने उस सिराव के बगल से वो निकली, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिराव मरा पड़ा हुआ तब भी उसने उसको खाने की नहीं सोची। आप सोचिए अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या बहुत ज़्यादा चोट में है, आपसे कुछ खाने के लिए पूछे तो क्या आप भी कहते हैं यार मन नहीं कर रहा खाने का, बिल्कुल मैं नहीं, मेरा दिल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तबीयत से इतना परेशान हूँ, खाने का ध्यान नहीं रहता है, मतलब नहीं खाया जाता है, नहीं खाता है आदमी।
तो वही बाघिन के सामने भी सामने शिकार है, लेकिन छोड़ो यार मेरे को, निकलो। तो वो निकली वहाँ से। तो जिम कॉर्बेट साहब जब वहाँ पहुँचे तो उस खून की लाइन से पीछा करते करते वो भी थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आगे जाकर के उन्होंने देखा एक जगह पे बहुत सारा खून है। वो क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ से कुछ वो बाघिन बार बार कुछ फीट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चढ़ नहीं पा रही थी, तो लौट के फिर नीचे आ जा रही थी। तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी खून जमा हो गया था। अब कॉर्बेट साहब ने वहाँ पे देखा और सोचा कि यार अब ये बाघिन जो है मेरे से करीब 100-150 मीटर पे ही है, गज पे है, और मैं इसका आसानी से शिकार कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, किस्मत बाघिन की ज़्यादा अच्छी थी। अचानक पहाड़ी मौसम बदला, काले बादल आए और बरसात होनी शुरू हो गई। बरसात होनी शुरू हुई तो उससे क्या हुआ कि जो खून था वो सब साफ होने लग गया, और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था क्योंकि काले बादल आ गए थे। सुबह से दोपहर के बाद से निकले थे तो अंधेरा वैसे ही होने लगा था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब अपने तंबू में, अपने कैंप में वापस चला जाए। और ये वापस जाते हुए यही सोचे थे कि यार ये कोई जीव है, जब तक का उसकी मृत्यु ऊपर वाला डिसाइड ना करे तब तक का उसे कोई नहीं मार सकता, यानी जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। क्या जब मैंने देखिए 2 बाघ मारे तो तब ये जो है वो फूलों के झुरमुट के अंदर थी, ये मेरे सामने नहीं थी। जब सामने आई मैंने इसको गोली मारी। गोली मारने के बाद ये बेहोश हुई और 15 मिनट तक वो पेड़ से लटकी रही। और मैं चाहता तो उस टाइम सिगरेट पीने के बदले मैं चाहता इसके नज़दीक में जाकर के इसको गोली मार सकता था। मैंने कहा कि अरे मरी गई है। और जब गिरने लगी तब मैंने गोली मारी, वो पता नहीं इसके लगी कि नहीं लगी। और जहाँ उस पेड़ से ये नीचे गिरी, अमूमतः ऐसी खाई में कोई गिरता तो उसका बचना संभव नहीं था, लेकिन ये बची। वहाँ से उठ के ये इतना चली है, इतना इसका खून बह रहा है, इतनी घायल है, चल रही है। और उसके बाद फिर अब ये करीब ये जो इस जगह की जहाँ पे ये गिरी है, ये करीब 60 से 80 फीट ऊंची खाई से गिरी है, ऊपर से नीचे। और गिरी भी कहाँ, एक रेत के ढेर के ऊपर, जो एक जिसमें गिरी रेत दब गई तो इसको चोट नहीं आई, थोड़ा सा घाव खुल गया था बस इसका, वो प्रयत्न करने में, जो अपने को रोकने के लिए जो इसने कोशिश करी थी। तो इसका भाग्य इतना तेज था, तो इसको मैं कैसे मार सकता था ऐसे। फिर ये भी सोचा था कि साथ में यार मेरा भाग्य भी अच्छा है, क्योंकि अगर ये मैं ये चाह रहा था कि ये इस जंगल की तरफ जाए। अगर ये वहां ना जाकर के कहीं नीचे की तरफ चली जाती या किसी और दिशा में चली जाती तो मिलने बड़ी मुश्किल हो जाती इसको, इसका पीछा करना। खैर, मैं यही सब सोचते सोचते अपने टेंट में, अपने कैंप में वापस आ गया। दोस्तों, अब क्योंकि वो अगले दिन निकलेंगे जिम कॉर्बेट साहब, पहले तो सिराऊ का ऑपरेशन करेंगे, सिराऊ को अपने आदमियों के, क्योंकि सिराऊ का मांस बहुत टेस्टी होता है, जो लोग मांस खाते हैं उनको पता होगा। सिराऊ बहुत टेस्टी है और उसकी खाल भी उतनी अच्छी मानी जाती है। तो ये सब जो कुछ कहानी होगी, जब जिम कॉर्बेट साहब कल सुबह चलेंगे तो हम भी उनके साथ चलेंगे, और क्या होगा उस बागिन का ये भी हमें कल ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज्ञा चाहूँगा आपसे, बस रिक्वेस्ट यही है कि उत्तरांचल डायरीज को जैसे आप प्यार दे रहे हैं ऐसे देते रहिए। मेरी कहानियाँ उत्तरांचल की ही होंगी, अभी बाघों का चल रहा है, सिर्फ उत्तरांचल की रहेंगी। मेरा बैकग्राउंड हमेशा एक रहता है, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 8 साल से चारवाई में पड़ा हुआ हूँ। बस यहीं पर ऐसे ही पीछे हो जाऊँगा तो लेट जाऊँगा, ऐसे ही बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, तो जितनी देर बैठता हूँ उतनी देर में एक वीडियो आपके सामने पहाड़ की एक घटना का ले आता हूँ। तो अभी ये जिम कॉर्बेट के जो जितने भी शिकार बाघ के उन्होंने आदमखोर के किए हैं उनके किस्से सुना रहा हूँ। फिर बाद में हिस्ट्री में चलेंगे, कुमाऊँ के जो शासक वगैरह रहे, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिन पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो दोस्तों, जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट कर दें, और अगर आप लोगों को स्टोरीज़, मेरी कहानी पसंद आती हैं तो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखिए आपके जो ये लाइक कमेंट्स आते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है यार, मेरी विल पावर और स्ट्रांग होती है। 24 घंटे चारपाई में पड़ा रहता हूँ तो एक हिम्मत आती है कि यार चलो मैं कुछ तो करूँ यार। और मेरे को ये सब करवाने के लिए क्रेडिट आपको जाता है।
अगर आप मेरे को अवॉइड कर देंगे, राम जाने क्या होगा। उम्मीद है कि आप मुझे अवॉइड नहीं करेंगे, जैसा प्यार आप मुझे देते आए हैं देते रहेंगे और भविष्य में भी देंगे। और दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, और कभी अगर आप में से कोई भी मेरे से कोई अपनी घटना बताना चाहे तो मुझे ज़रूर बताएं। शेयर करना चाहे मुझे शेयर करें, मैं आपकी कहानी उत्तरांचल डायरीज़ के माध्यम से ज़रूर सुनाऊंगा। और बस अब आज्ञा चाहूँगा, आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती, जय भारत माँ।